चलो भाई नेक्स्ट वीडियो के लिए आ गए हैं। ये किस पे? फिर वही यूनिट 3 लॉज ऑफ मोशन पे। पहले क्या किया था इससे पिछले में? इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन। चलो प्रीवियस देख लेना अगर नहीं आया हो तो। इसमें क्या करने वाले हैं? लीनियर मोमेंटम, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इम्पल्स और इम्पल्स की एप्लीकेशंस। चलो, क्या तुम्हें पता होना चाहिए? पहला, फोर्स क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या था, और टाइप्स ऑफ इनर्शिया कौन कौन सी होती हैं। चलो अब आ जाते हैं लीनियर मोमेंटम। इसे रिप्रेजेंट करते हैं पी से। दिख रहा है शक्ल से पी के ऊपर एरो बना हुआ है। इसका मतलब क्या निकलता है कि ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी एंड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। यानी कि P इज इक्वल्स टू mv। SI यूनिट क्या हो गई? kg मीटर पर सेकेंड। मास की kg, वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड, इसीलिए यूनिट हो गई kg मीटर पर सेकेंड। डायमेंशनल फॉर्मूला mLT-1। अच्छा, फिर आता है इम्पल्स। इम्पल्स क्या है? इट इज द मेजर ऑफ द टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स and is equal to the product of average force and the time for which the force acts on the body. Usually the force acts for a very small time. So I is equals to F average into T. SI यूनिट इसकी हो गई न्यूटन सेकंड या केजी मीटर पर सेकंड, यानी कि मोमेंटम वाली ही यूनिट है। डायमेंशंस भी वही होंगी और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, impulse of a variable force is equal to the area enclosed in the force time graph. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये क्या कहता है? the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the force applied and the change takes place in the direction of the applied force. तो हमने क्या किया? एक बॉडी ली जिसका मास m, वेलोसिटी v, इसका मोमेंटम क्या होगा? P इक्वल टू mv। अब हम इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं F फॉर ए स्मॉल टाइम t। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ F इज प्रोपोर्शनल टू dp बाई dt। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे k। सो F इक्वल टू k dp बाई dt। p की वैल्यू रख दो तो आ जाता है F इक्वल टू k डी बाई डी टी ऑफ एम वी। एम कॉन्स्टेंट बाहर आ गया तो के एम डी वी बाई डी टी, और डी वी बाई डी टी क्या होता है? ए, तो आ गया के एम ए। एंड इफ के इक्वल टू 1, एफ इक्वल टू एम ए। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। यूनिट ऑफ फोर्स अब यहाँ इंटरेस्टिंग है। तो इसमें दो तरह की यूनिट होती है, एक होती है एब्सोल्यूट यूनिट और दूसरी होती है ग्रेविटेशनल यूनिट। तो एब्सोल्यूट यूनिट में एसआई सिस्टम में अगर जाएंगे तो यूनिट बनती है न्यूटन, यानी कि 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और सीजीएस में जाते हैं तो बनती है डाइन, एंड 1 डाइन इज इक्वल टू 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट, यहाँ पे जी आ जाता है। तो इसमें एसआई यूनिट होती है केजी वेट या केजी फोर्स, और 1 kg force is equal to 1 kg into 9.8 meter per second square, that is 1 kgf is equal to 9.8 newtons। और cgs होती है ग्राम वेट या ग्राम फोर्स। 1 ग्राम फोर्स is equals to 980 डाइन्स। अब इम्पल्स और लीनियर मोमेंटम में क्या रिलेशन है? तो ये हम जानते हैं F इक्वल टू डी पी बाई डी टी, और कह सकते हैं F इंटू डी टी इज इक्वल टू डी पी। दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को इंटीग्रेट किया 0 से t में, और राइट हैंड साइड को इंटीग्रेट किया p1 से p2 में। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल था t, इसीलिए 0 टू t, और राइट हैंड साइड में वेरिएबल था p, इसीलिए p1 से p2। ठीक है, अब इस सिनेरियो में आपका F एवरेज कांस्टेंट फोर्स है इस टाइम के लिए, तो क्या होगा? फोर्स तो बाहर आ गई, और dt का इंटीग्रेशन हो गया t,
और dp का हो गया p। अब लिमिट्स रख देते हैं। सो एफ एवरेज इंटू टी माइनस जीरो इज इक्वल्स टू पी टी माइनस पी टू माइनस पी वन, और एफ एवरेज इंटू टाइम होता है इम्पल्स। सो कैन वी से इम्पल्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। एप्लीकेशंस ऑफ इम्पल्स या न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। पहला क्या है, अ क्रिकेट प्लेयर लोअर्स हिज हैंड व्हाइल कैचिंग अ क्रिकेट बॉल। इसका रीजनिंग निकालते हैं। तो यहाँ देखो क्रिकेट प्लेयर क्या कर रहा है, बॉल को पकड़ने के लिए अपने हाथ को पीछे लेके जा रहा है। ये देखो, जब वो हाथ को पीछे लेके जा रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि उसने टाइम इंटरवल बढ़ाया। टाइम इंटरवल किस चीज का, मोमेंटम के रिड्यूस होके जीरो होने का जो टाइम इंटरवल था वो उसने बढ़ा दिया। अब याद करो पहले हमने दो रिलेशन किए हैं, एक इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम और दूसरा इम्पल्स इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू टाइम। यानी कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू टाइम। अब तुमने टाइम बढ़ा दिया तो फोर्स कम हो जाएगी, यानी कि आपके हाथ को चोट कम लगेगी। दूसरा, एन एथलीट इज एडवाइज टू कम टू स्टॉप स्लोली आफ्टर फिनिशिंग अ फास्ट रेस। यहां दिखाई दे रहा है कि ये जो है ये थोड़ा सा, ये देखो धीरे हो गए, ये एकदम से नहीं रुक रहे। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि अगर क्या है जब वो टाइम ऑफ स्टॉप को इंक्रीज कर रहे हैं तो उनकी फोर्स डिक्रीज करेगी। अगर वो एकदम से रुक जाएंगे तो बहुत सारी फोर्स एक ही टाइम पे लगेगी और उन्हें चोट लग सकती है। तीसरा, व्हीकल्स आर प्रोवाइडेड विद शॉकर्स। ठीक है, तो ये देखो साइकिल के अंदर ये देखो ये शॉकर, ये क्या कर रहा है, इम्पल्स के जीरो होने की या चेंज इन मोमेंटम के जीरो होने के टाइम को बढ़ा देता है। तो उसके कारण क्या होता है कि इम्पैक्ट कम होगा, फोर्स कम लगेगी और चोट कम लगेगी। बोगीज ऑफ अ ट्रेन आर प्रोवाइडेड विद बफर्स। ठीक है, वही होता है, बफर क्या करेगा, टाइम ऑफ इम्पैक्ट बढ़ा देगा, तो उसके कारण क्या होगा, जर्क्स के बिटवीन फोर्स जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी और डैमेज कम होगी। यही हाल हम सीट बेल्ट्स का भी कह सकते हैं, क्योंकि सीट बेल्ट क्या करती है, आपका टाइम इंटरवल बढ़ा देती है। किस चीज का, मोमेंटम के जीरो होने का टाइम इंटरवल बढ़ा देती है। उसके कारण क्या होता है कि आपका टाइम इंटरवल बढ़ गया तो फोर्स कम हो जाती है और आपको चोट कम लगेगी। जो मैं बता रहा था सीट बेल्ट वाला ये वही है, उसको लिखा नहीं है, बस डायग्राम दिया हुआ है। चलो कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। A batsman hits back a ball straight to the direction of the bowler without changing its initial speed. If the mass of the ball is 0.15 kg, determine the impulse imparted to the ball. Okay, क्या क्या है ये भाई, बॉलर ने बॉल की, ये गई, तो ये इस डायरेक्शन को मैं ले रहा हूँ। बॉलर से बैट्समैन की डायरेक्शन हो गई पॉजिटिव, इसका मतलब बैट्समैन टू बॉलर क्या हो जाएगी, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, चलो तो यही बताया था। ठीक, इनिशियल मोमेंटम होगा एम यू, फाइनल होगा माइनस ऑफ एम यू। माइनस क्यों, क्योंकि हमने कहा ना बैट्समैन टू बॉलर नेगेटिव होगी डायरेक्शन, और यू तो सेम है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि सेम वेलोसिटी से ही। ठीक, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी कि माइनस एम यू दैट इज माइनस ऑफ टू एम यू। ठीक है, अब इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, यानी कि I इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ टू एम यू, वैल्यूज रख देते हैं। इम्पल्स आया था माइनस ऑफ 3.6 kg मीटर पर सेकेंड, मैग्नीट्यूड होगा 3.6 और डायरेक्शन होगी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द बॉलर। Question number 2. A stream of water flowing horizontally with a speed of 15 meter per second gushes out of a tube of cross-sectional area 10 to the power of minus 2 meter square and hits a vertical wall nearby. What is the force exerted on the wall by the impact of water, assuming it does not rebound? ठीक है, तो क्या क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम इज 15 मीटर पर सेकेंड, एरिया दिया हुआ 10 टू द पावर ऑफ माइनस 2 मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होता है,
वॉल्यूम पर सेकेंड, वॉल्यूम आपका होता है एरिया इंटू लेंथ, पर सेकेंड में हो जाएगा अपॉन टाइम, यानी कि एरिया इंटू लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम क्या होता है वेलोसिटी, इसीलिए यहाँ v इज इक्वल्स टू हो गया ए वी, वैल्यूज रखे हमने, ठीक है। तो 15 इंटू 10⁻⁻² मीटर क्यूब पर सेकेंड आ गया। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। अच्छा, mass of water flowing through the pipe per second should be equal to density into volume of water coming out from the pipe per second. So what we get for mass coming out per second, that is 150 kg per second. Now the water strikes the wall and does not rebound. तो force exerted by water on the wall F equal to ma, यानी कि mv upon t, ठीक है। अब m अपॉन टी कितना निकला 150 और v कितना है 15, तो कितना आ गया 2250 न्यूटन फोर्स की वैल्यू। चलो क्वेश्चन नंबर 3, अ बुलेट ऑफ मास 0.04 kg मूविंग विद a speed of 90 meter per second enters a heavy wooden block and is stopped after a distance of 60 centimeter. stopped मतलब v0, distance 60 centimeter यानी कि 0.6 मीटर, m is 0.04, u is 90, एवरेज रेजिस्टिव फोर्स निकालनी है। तो गिवन तो मैंने बता ही दिया। चलो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, वैल्यूज पुट करके a की वैल्यू निकालते हैं, कितनी निकलती है -6750 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। निकालना है रेजिस्टिव फोर्स F इक्वल टू ma, वैल्यू रखें m और a की, कितना आया -270 न्यूटन्स। Question number 4, the motion of a particle of mass m is described by y is equal to ut plus half gt square. Find the force acting on the particle. चलो y is equal to ut plus half gt square दिया है, अब v क्या होगा dy by dt, तो डिफ्रेंशिएट करें, d by dt of ut plus d by dt of half gt square, u बाहर आ गया, dt by dt plus half g बाहर आ गया, d by dt of t square, यानी कि u dt by dt 1, हाफ g इधर, और d by dt of t square is 2t, तो कितना आ गया v is equal to u plus gt। अब a होता है dv by dt, यानी कि दोबारा डिफ्रेंशिएट किया, तो ये आ गया du by dt plus g dt by dt। अब u तो कांस्टेंट है इसीलिए 0 हो जाएगा इसका डिफ्रेंसिएशन, और dt by dt 1, तो कितना आ गया a इक्वल टू g। क्लियर। f इक्वल टू क्या होता है ma, तो a की जगह g है इसीलिए mg आ जाएगा आंसर। Question number 5, a constant retarding force of 50 Newton is applied to a body of mass 20 kg moving initially with a speed of 15 meter per second u. How long does the body take to stop? ओके भाई, क्या क्या गिवन है, F गिवन है 50 न्यूटन, M है 20 kg, U 15 मीटर पर सेकेंड एंड V 0। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, F इक्वल टू ma, तो F इज -50 क्योंकि स्टॉप करने के लिए थी इसीलिए F इज -50, M इज 20, A निकालेंगे कितना आ जाएगा -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, V इक्वल टू U प्लस 80, V0 U 15 A -2.5, सब रखा तो T कितना निकला 6 seconds। Question number 6, a constant force acting on a body of mass 3 kg changes its speed from 2 meter per second to 3.5 meter per second in 25 seconds. The direction of the motion of the body remains unchanged. What is the magnitude and direction of the force? ठीक है, गिवन क्या क्या है, मास गिवन है, टाइम गिवन है, यू गिवन है, वी गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस 80, सारी वैल्यूज रख के a निकालते हैं, कितना आता है 0.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। f क्या हो जाएगा ma, वैल्यू रखी, कितना आया 0.18 न्यूटन, और डायरेक्शन वही होगी जिसमें ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, या इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्वेश्चन नंबर 7, figure shows the position time graph of a particle of mass 4 kg. What is the force on the particle for t less than 0?
t greater than 4 second and t lying between 0 and 4. इम्पल्स निकालनी t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 4 के ऊपर। चलो भाई, तो फोर्स ऑन पार्टिकल, तो पहला टाइम लेस देन 0 आ गया रेड वाली लाइन। इसमें पोजीशन क्या हो गई आपकी, कोई पोजीशन ही नहीं है, x तो 0, वेलोसिटी भी 0 क्योंकि x 0 है, एक्सेलरेशन भी 0 तो फोर्स भी 0। t ग्रेटर देन 4 आ गई येलो वाली लाइन, ठीक है, x कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है तो v 0 होगा क्योंकि v होता है dx बाई dt और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अगर v 0 है तो a 0 और a 0 है तो f 0। अच्छा, जब t 0 से 4 के बीच में है तो पोजीशन की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ठीक है, ग्रीन वाली लाइन आ गई। अब यहाँ v कांस्टेंट है, a क्या होता है dv बाई dt, तो a 0 आ जाएगा और अगर a 0 है तो फोर्स 0, ठीक। सेकंड पार्ट था इम्पल्स निकालना है, पहला t इक्वल टू 0 फिर t इक्वल टू 4 पे, तो t इक्वल टू 0 केस देखते हैं। बिफोर t इक्वल टू 0 यानी कि इससे पहले का टाइम, पार्टिकल रेस्ट पे यानी कि u 0 है, ठीक। और जब t 0 है तो उस केस में v किसके बराबर आएगी, स्लोप OA के, क्योंकि कुछ तो वेलोसिटी होगी उसकी, ठीक है, वो कितनी निकलेगी 3/4, ठीक है। तो t इक्वल टू 0 पे इम्पल्स क्या होता है, mv माइनस mu यानी कि चेंज इन मोमेंटम। सो m is 4 into v is 3/4 minus 0 बिकॉज इनिशियली तो u 0 था ना, तो कितना आ गया 3 kg मीटर पर सेकेंड। अब निकालते हैं t इक्वल टू 4 पे, तो बिफोर t इक्वल टू 4 सेकेंड पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट थी, ठीक है, ये वाली, तो u कितना था 3/4 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 4 पार्टिकल फिर रेस्ट पे आ गया तो v 0 क्योंकि पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, ठीक। तो t इक्वल टू 4 पे इम्पल्स वही mv माइनस mu यानी कि चेंज इन मोमेंटम। अब यहाँ फाइनल 0 है, -4 इंटू 3/4 दैट इज माइनस ऑफ 3 kg मीटर पर सेकेंड। चलो भाई रिकैप कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा। लीनियर मोमेंटम P इक्वल टू mv, न्यूटन सेकेंड लॉ जो कहता है F इक्वल टू ma, इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है या F एवरेज इंटू टाइम, ऐसा यूनिट लीनियर मोमेंटम की kg मीटर पर सेकेंड, फोर्स की न्यूटन और इम्पल्स की भी kg मीटर पर सेकेंड। अब आ गया टाइम कुछ क्वेश्चंस को करने का, तो 6 क्वेश्चन और 5 ये, तो ये 11 के 11 क्वेश्चन ट्राई करो, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखो ताकि तुम्हें बेटर समझ आए और क्वेश्चंस में कहीं डाउट हो तो क्लियर कर सको। सो एक्नॉलेजमेंट, आभार जहाँ से भी मुझे इमेजेस मिली हैं, जिसने भी दी हैं। नेक्स्ट वीडियो असाइनमेंट का सॉल्यूशन, डू वॉच इट। थैंक यू सो मच।